हेलो फ्रेंड्स, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। इस प्रैक्टिस सेट में आपको ज़्यादातर नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो यूजफुल लगती है तो लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए है फासीवाद, मुसोलिनी, बी है अराजकतावाद, बाकुनिन, सी है समाजवाद, थॉमस मूर, और डी है बहुलवाद, क्रोपोटकिन। तो ये है आपके ऑप्शन। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फासीवाद के जो हैं कौन कौन से समर्थक हैं। ये संस्थापक और समर्थकों की बात हो रही है यहाँ पर। तो मुसोलिनी है और गैब्रियल हैं और हिटलर हैं। हिटलर हैं। अराजकतावाद की बात अगर हम करते हैं तो एक तो हो गए हमारे बाकुनिन, दूसरे हो गए क्रोपोटकिन हो गए, और गांधी हो गए एवं मार्क्स हो गए। और देखते हैं हम समाजवाद में थॉमस मूर हो जाते हैं एक तो, दूसरे हैं मार्क्स हो जाते हैं, लग्जमबर्ग हो जाते हैं, लग्जमबर्ग एवं ग्रामशी। ये हमारे समाजवाद के जो हैं समर्थक हैं। और अगर हम बहुलवाद देखेंगे तो बहुलवाद में आ जाते हैं आपके ईस्टर्न। ये आपका यही जो डी ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगर हम देखेंगे तो क्रोपोटकिन जो है इसके नहीं है। क्रोपोटकिन है अराजकतावाद से। और अगर हम बहुलवाद की बात करते हैं तो इसमें आ जाएंगे हमारे ईस्टर्न, मैकाइवर, डेविड ईस्टन एवं मैकाइवर और आलमंड एवं लास्की। तो डेविड ईस्टन, मैकाइवर, आलमंड, लास्की ये किसके हो गए? बहुलवाद के हो गए। तो और समाजवाद के हो गए थॉमस मूर, मार्क्स, लग्जमबर्ग, ग्रामशी हो गए। अराजकतावाद के बाकुनिन, क्रोपोटकिन, गांधी और मार्क्स हो जाते हैं। फासीवाद की मुसोलिनी, गैब्रियल, हिटलर ये हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका ये जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है, यह कहा है? ऑप्शन है H.J. लास्की ने कहा है, W. ऑस्टिन ने कहा है, J. बेंथम ने कहा है, T. एक्विनास ने कहा है। तो ये किसने कहा है कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है? तो ये जो है कहा है ऑस्टिन ने। किसने? आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ये ऑस्टिन महोदय ने कहा है। H.J. लास्की क्या कहते हैं? H.J. लास्की कहते हैं कानून समाज में प्रचलित मान्यताओं का विधिक रूप है। कानून समाज में प्रचलित मान्यताओं का प्रचलित स्वरूप है, विधिक स्वरूप है। जो समाज में प्रचलित मान्यताएं हैं उनका क्या है? विधिक स्वरूप है। ये H.J. लास्की ये देते हैं। और जबकि बेंथम क्या बताते हैं? बेंथम की अगर हम परिभाषा देखते हैं कानून के बारे में तो ये बेंथम कहते हैं कानून वह है जो मनुष्य के सुखों में वृद्धि करे। कानून वह है जो मनुष्य के सुखों में वृद्धि करे। ये किसका मानना है? ये जेम बेंथम का मानना है। जबकि टी एक्विनास क्या बोलते हैं? टी एक्विनास बोलते हैं कानून आस्था और विश्वास का वैधीकरण है।
कानून, आस्था एवं विश्वास का वैधीकरण है। वैधीकरण है, ये हमारे टी एक्विनास बोलते हैं। जैनतम कानून वह है जो मनुष्य के सुखों में वृद्धि करे। एच.जे. लास्की कानून समाज में प्रचलित मान्यताओं का विधिक रूप है। और डब्ल्यू ऑस्टिन क्या बोलते हैं? डब्ल्यू ऑस्टिन बोलते हैं कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है। तो हमारा सही जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। डब्ल्यू ऑस्टिन ने ये कथन कहा है। अब हम देखेंगे तीसरा, न्याय का निवारक सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? जो न्याय का निवारक सिद्धांत है, सिद्धांत जैसे कि पता है कि दंड के कई सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से एक है निवारक सिद्धांत, या इसको आप न्याय का निवारक सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो जो न्याय का निवारक सिद्धांत है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन ए है जैसे को तैसा, बी है कठोर एवं चेतावनी युक्त सजा देना जिससे जुर्म रुके, सी है हमारा अपराधी को सुधारा जाना चाहिए, और डी है अपराधी के साथ नरमी से बर्ताव करना चाहिए। तो जो न्याय का निवारक सिद्धांत है ये क्या करता है? कठोर एवं चेतावनी युक्त सजा देने का पक्षधर है जिससे कि जुर्म जो है रुके। निवारक सिद्धांत के तहत सभी अपराधी को इतनी सज़ा दे दी जाती है कि वह तो दोबारा अपराध करने में अक्षम हो ही जाए, पर साथ में दूसरे भी दंड देखकर इतने भयभीत हो जाएं कि वे अपराध करने से बचें, यानी कि अपराध करने की सोचें। तो मतलब इसमें क्या होता है कि सज़ा भी देना है प्लस एक मैसेज भी देना है लोगों को, ताकि दूसरे लोग उस सज़ा को देख करके भयभीत होकर के उस दंड को दोबारा, उस तरह के दंड को दोबारा ना करें। तो आप ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर कि जो न्याय का निवारक सिद्धांत है वो कठोर एवं चेतावनी युक्त सजा देने के पक्षधर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक समझौते का सिद्धांत आधारित है। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत आधारित है, ऑप्शन है आपका ए राष्ट्रवाद पर, बी संविधानवाद पर, सी व्यक्तिवाद पर, और डी समाजवाद पर। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो जो हमारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत है इसके जो है प्रमुख 3 विचारक हैं। कौन कौन से हैं? हॉब्स, लॉक एवं रूसो। ये जो 3 मेन हैं ये विचारक हैं, और इन तीनों ने ही क्या है राज्य के गठन का आधार सामाजिक समझौते को बनाया है कि राज्य गठित हुआ है सामाजिक समझौते के तहत। अतीत की प्राकृतिक अवस्था में जब अव्यवस्था हुई तो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कायम करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने मिलकर एक सामूहिक समझौता किया जिससे सभ्य समाज और राज्य का जन्म हुआ। क्योंकि यह समझौता व्यक्ति द्वारा किया गया है, विवेकशील प्राणी के रूप में उन्होंने मिलकर के ये समझौता लिया है, अतः सामाजिक समझौते के सिद्धांत को व्यक्तिवाद पर आधारित माना जाता है। तो क्योंकि जो है ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत व्यक्तियों ने मिलकर विवेकशील स्थिति में लिया है, तो ये व्यक्तिवाद पर आधारित माना गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अपना 5वां क्वेश्चन। स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है, ऑप्शन ए अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति, बी अधिकतम न्याय, सी राष्ट्रीय मुक्ति, डी नियंत्रणों की अनुपस्थिति। तो यदि हम स्वतंत्रता की बात करते हैं जो कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति के विकास में अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति। स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि हर प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त मिल जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो क्या हो जाएगा, ये स्वच्छंदता कहलाती है। और इसमें क्या होता है कि जो सबल होंगे वो निर्बलों को दबाए रखेंगे, और जो निर्बल और निचले तबके के वर्गों की स्वतंत्रता जो है पूर्णतः ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता मनुष्य के जीवन की वह आवश्यक दशाओं की उपस्थिति है जिसके बिना व्यक्ति पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगी, अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति। स्वतंत्रता का मतलब होता क्या है कि उचित
इसमें क्या है कि उचित प्रतिबंध लगे और अनुचित प्रतिबंध हटे, ये इसका मीनिंग होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है कि अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति इज द राइट ऑप्शन। अब हम देखेंगे छठा क्वेश्चन। जो दर्शन उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है वो है व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, मार्क्सवाद, फासीवाद। तो आपको ये जो ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं इनमें से बताना है कि इन्हीं में से बताना है कि कौन सा उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है। तो हम देख लेते हैं कि जो उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है ये है हमारा मार्क्सवाद, क्योंकि उदारवाद व्यक्ति केंद्रित विचारधारा है जो व्यक्ति की सामर्थ्यों पर पूरा विश्वास रखते हुए उसे हर क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान करती है और अवसरों की पूर्ण समानता का समर्थन करती है। विचारक के रूप में लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, हीगल, ग्रीन आदि इसके समर्थक हैं। अगर हम देखते हैं कि उदारवाद के समर्थक कौन कौन हैं, तो कौन कौन हैं? ये हैं लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, हीगल, जेस मिल, हीगल, ग्रीन, टीएच ग्रीन आदि जो हैं इसके समर्थक हैं। कौन है ये सभी? समर्थक हैं उदारवाद के ये सभी समर्थक हैं। और अगर हम जो मार्क्सवाद की विचारधारा पूरी तरह से ये उदारवाद की विपरीत धारा है, यानी कि मार्क्सवाद जो है बिल्कुल उदारवाद के विपरीत है। इसमें समाज को केंद्रित कर समानता को प्रमुख महत्व दिया जाता है। निजी संपत्ति, वर्ग विभाजन तथा राज्य का विरोध करने वाली यह विचारधारा क्रांति के द्वारा सर्वहारा के तानाशाही का समर्थन करती है। तो इसमें जो है क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। जो है निजी संपत्ति, वर्ग और क्लास, ये इन सब चीज़ों का विरोध करती है, राज्य का विरोध करती है और सर्वहारा के तानाशाही का समर्थन करती है। तो इसका जो है आंसर सी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस एक चिंतक ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध प्रातिनिधिक ये आ की मात्रा नहीं लगेगी यहाँ पर, तो प्रातिनिधिक लोकतंत्र का पक्ष लिया? तो प्रातिनिधिक लोकतंत्र का प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध प्रातिनिधिक लोकतंत्र का पक्ष लेने वाले कौन हैं? तो ऑप्शन ए है जे रूसो, जीन जैक्स रूसो, बी जो है कार्ल मार्क्स हैं, सी हैं M.A. बाकुनिन और डी हैं जे मेडिसन। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा जो ऑप्शन डी है ये सही है। जो जेम्स मेडिसन और एमंड वर्क ये क्या है? जो प्रतिनिधि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, सिद्धांत के ये प्रवर्तक हैं। और वे क्या करते हैं कि जो है सार्वजनिक नियंत्रण तो स्वीकार करते हैं। ये दोनों जो हैं एमंड और मेडिसन, ये सार्वजनिक नियंत्रण तो स्वीकार करते हैं, परंतु ये शासन की प्रक्रिया में जनसाधारण की सहभागिता को अनुमति नहीं देते। यानी कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसा कि रूसो मानते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कौन है? रूसो हैं, जे रूसो, जीन जैक्स रूसो। तो इन्होंने क्या कहा कि जन जो साधारण है उसकी प्रत्यक्ष सहभागिता को इन्होंने समर्थन दिया है, जबकि इन लोगों ने कहा है कि नहीं, प्रत्यक्ष जनसाधारण जो है प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट जो है शासन में सहभागिता नहीं करेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जो विशिष्ट वर्ग में से ही अपने नेता को, शासकों को चुनना पड़ेगा। और जबकि रूसो ने प्रतिनिधि शासन को अस्वीकार किया है तथा शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सबसे अभीष्ट शासन प्रणाली मानते हैं रूसो। तो और रूसो के अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही सच्चा लोकतंत्र है। रूसो नहीं मानते हैं कि अगर प्रतिनिधि पर डिपेंड है हम
तो हम वो लोकतंत्र नहीं है, वो सच्चा लोकतंत्र नहीं है। तो जेम्स मेडिसन और एमंडबर्ग, कभी ऑप्शन में एमंडबर्ग भी आ जाता है तो भी आपका आंसर एमंडबर्ग हो जाएगा। तो ये जो है प्राथमिक लोकतंत्र का पक्ष लिया है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम देखेंगे अपना 8वां क्वेश्चन, निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है आपके पीटर मर्कल ने, बी रॉबर्ट डाहल ने, डी डेविड ईस्टन ने, सी डेविड ईस्टन है, और डी ऑप्शन है आपका डेविड एप्टर। ये आपके ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, डेविड ईस्टन। ये आपका राइट आंसर है। डेविड ईस्टन जो है ये उत्तर व्यवहारवाद के जनक हैं। कौन है ये? उत्तर व्यवहारवाद के जनक हैं। और ईस्टन ने अपनी बहुलवादी विचारों के तहत राजनीति विज्ञान को निवेश निर्गत सिद्धांत देकर वातावरण, राजनीतिक शक्तियों तथा प्रभावितों के मध्य एक संबंध दर्शाने का प्रयास किया है इन्होंने। और जो है वातावरण में निवेश के तरीके, वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यवहार, विनिमय, राजनीतिक सहभागिता, संचार तथा सूचना, और ये सभी जो हैं इन्होंने इसमें शामिल किए हैं। और निर्गत भी 4 प्रकार के होते हैं, दोहन, व्यवहार का विनिमय। इन्होंने जो है ये निर्गत को भी इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। कौन सा है? एक तो है दोहन, दूसरा है व्यवहार का विनिमय, व्यवहार का विनिमय। तीसरा है इनका, तीसरा कौन सा बताया इन्होंने? वस्तु सेवा सम्मान का वितरण, वस्तु सेवा मान सम्मान का वितरण। और चौथा बताया है प्रतीकात्मक निर्गत। ये 4 प्रकार के जो है इन्होंने निर्गतों की बात की है। 4 प्रकार के निर्गत इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से? दोहन, दूसरा है व्यवहार का विनिमय, तीसरा है वस्तु सेवा मान सम्मान का वितरण, चौथा है प्रतीकात्मक निर्गत। तो जो है निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? डेविड ईस्टन ने किया है, और इन्हें उत्तर व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम देखेंगे अपना 9th क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? ऑप्शन ए पीके थुंगन समिति, बी दिलीप सिंह भूरिया समिति, सी सादिक अली समिति, डी डूमरलाल बैथा समिति। तो इसमें से आपको एक राइट ऑप्शन चुनना है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी दिलीप सिंह भूरिया समिति। जो ये दिलीप सिंह भूरिया समिति है, ये क्या है कि इन्होंने ही जो है ये जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित समिति का गठन हुआ था। इसे दिलीप सिंह भूरिया समिति का नाम दिया गया था। और ये जो है पंचायती राज क्या है, व्यवस्था में क्या होता है, ग्राम, तालुका और ज़िला आते हैं, जो कि हम लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। रूरल यानी कि जो गांव की गवर्नमेंट होती है, देहात एरिया की, उसे हम उसमें क्या क्या आता है, ग्राम, तालुका और ज़िला। ग्राम, तालुका और ज़िला जो है आते हैं इसके अंतर्गत। और क्या है कि इसमें जो है जनजातीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो ये दिलीप सिंह भूरिया समिति गठित की गई थी। जनजातीय जो इलाके हैं वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के संबंध में ये समिति जो है गठित की गई थी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा दिलीप सिंह भूरिया समिति जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित है। ये जो है हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले 4 तत्व क्या हैं? तो ऑप्शन ए है आपका सिद्धांत, मानक, नियम, निर्णयन, कार्यविधियाँ। बी है सिद्धांत, नियम, विनियमन और कार्यविधियाँ। सी है मानक, नियम, विनियम
विनियमन और पूर्वोदाहरण और डी है सिद्धांत, पूर्वोदाहरण, कार्यविधियाँ और परिपाटियाँ। तो ये ऑप्शन आपके हैं, इनमें से सही ऑप्शन जो सही क्रम में है वो आपको चुनना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। सिद्धांत, मानक, नियम, निर्णयन, कार्यविधियाँ, ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। कि शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले 4 तत्व क्या हैं? तो सिद्धांत है, मानक है, नियम है और निर्णयन कार्यविधियाँ हैं। सिद्धांत, मानक, नियम, निर्णयन, कार्यविधियाँ, ये 4 मानक होते हैं शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले। जो तत्व कौन हैं? यही 4 होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, एक जनतंत्र में संसदीय सरकार का कौन सा एक अंग नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ए कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व, बी है निश्चित कार्यकाल, सी है समानों में प्रथम प्रधानमंत्री, डी मूल अधिकारों की न्यायिक प्रतिभूति। तो इसमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो इनमें से आपको सही आंसर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो जनतंत्र में 2 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। एक तो ये संसदीय हो गई और दूसरी हो गई अध्यक्षात्मक सरकार हो जाती है। तो इसमें जो है ये जो मूल अधिकारों की न्यायिक प्रतिभूति है, ये किसका है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की जो है, ये इनकी शासन व्यवस्था का एक अंग है, लेकिन विशेषता है। लेकिन ये जो अगर हम संसदीय सरकार की बात करें तो इसमें आपका एक तो ये हो जाता है कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये नंबर 1 हो गया। फिर निश्चित कार्यकाल नंबर 2 हो गया। समानों में प्रथम प्रधानमंत्री, ये 3 हो गया। जबकि चौथा आपका आ जाएगा कि कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण, कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण, ये आपका हो जाएगा चौथा सिद्धांत। और 5वां हो जाएगा मंत्रिमंडल के सदस्य। 5वां यहाँ कर देते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य विधायिका के निर्वाचित विधायिका के निर्वाचित सदस्य होंगे। तो ये जो संसदीय सरकार के कौन कौन से सिद्धांत हैं? कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, बी निश्चित कार्यकाल, सी समानों में, तीसरा सिद्धांत है समानों में प्रथम प्रधानमंत्री, चौथा है कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण और 5वां है मंत्रिमंडल के सदस्य विधायिका के निर्वाचित सदस्य होंगे। ये 5 संसदीय सरकार का अंग होते हैं और या सिद्धांत होते हैं, आप कह सकते हैं। जो मूल अधिकारों की न्यायिक प्रतिभूति है, ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सिद्धांत है। तो ऑप्शन और यहाँ पूछ रहा है कौन सा अंग नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है क्योंकि ऑप्शन ए विधायिका कमज़ोर होती है, बी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन सी इसका कार्यकाल स्थिर है, ऑप्शन डी महाभियोग की प्रणाली बहुत जटिल है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका शक्तिशाली इसलिए होती है क्योंकि महाभियोग की प्रणाली जो है बहुत ही जटिल होती है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसदीय प्रणाली की तरह विधायिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं होती है और ना ही अपने कार्यकाल के लिए संसद पर निर्भर करती है। अमेरिकी प्रणाली इस तरह का एक आदर्श उदाहरण है जहां राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों में से कुल सदस्य संख्या का 3/4 अलग अलग समर्थन आवश्यक है। कितना? जो 3/4
वो भी अलग अलग, यानी कि दोनों सदनों से अलग अलग 3/4 जो है समर्थन आवश्यक होता है। कुल सदस्य संख्या जो है सदनों की, उसका अलग अलग 3/4 इस सदन में और 3/4 दूसरे सदन में समर्थन आवश्यक होता है, तब जाके महायोग वियोग प्रणाली हो पाती है। आगे देखेंगे हम, तो ऑप्शन डी जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है क्योंकि महाभियोग की प्रणाली बहुत ही जटिल है। वहाँ पर क्या होता, 3/4 समर्थन चाहिए, जो कुल सदस्य संख्या है उसका 3/4 अलग अलग समर्थन चाहिए। तो आगे हम देखेंगे हमारा आंसर नंबर 13, राजनीतिक विकास से अभिप्राय है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, संपूर्ण राज्य का विकास का होता है, इससे राजनीतिक विकास का मतलब है कि संपूर्ण राज्य का विकास। बी, लोगों की चेतना का विकास। सी, राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास। डी, राजनीतिक भद्रजन का विकास। तो इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना है। इसमें आपका ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि विकास एक समग्र अवधारणा है जो व्यक्ति और पूरे समाज से संबंध है। राजनीतिक विकास का अर्थ है समाज की चेतना और समझ का विकास। किसका? चेतना, जो समाज की चेतना है, समाज के सभी लोगों की चेतना और समझ का विकास होना। लोग अपने कर्तव्य और अधिकार समझें और उसके लिए उच्च आदर्शों से प्रेरित हों। स्पष्ट है कि राज्य की संस्थाओं का सहयोग इसमें अपेक्षित है, अतः समाज के विकास में राज्य का सहयोग भी आवश्यक है। तो राज्य का विकास से अभिप्राय है कि राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास हो। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, साइमन कमीशन भारत में भेजा गया। साइमन कमीशन क्यों भेजा गया था, उसका क्या कारण था? ऑप्शन ए, सांप्रदायिक समस्या के अध्ययन के लिए। गांधी जी से पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व पर बातचीत करने के लिए। ऑप्शन सी, मॉन्टफोर्ड सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। और ऑप्शन डी, ब्रिटिश संसद को होम रूल पर प्रतिवेदन देने के लिए। होम रूल पर प्रतिवेदन देने के लिए। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन जो है सी हो जाएगा कि साइमन कमीशन मॉन्टफोर्ड सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए भारत भेजा गया था। ये कब भेजा गया था? 1928 को ये भारत भेजा गया था। और जो सर पैथिक लॉरेंस, इसमें सदस्य कौन कौन से थे? जो सर पैथिक लॉरेंस और तथा सर अलेक्जेंडर थे। लॉरेंस और सर अलेक्जेंडर थे, ये कौन तीन जो है थे। और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसमें जो है एक भी भारतीय नहीं था, सारे जो है अंग्रेजी थे। तो इसका जो है कांग्रेस ने क्या किया कि पूरे देश में इस कमीशन का जो है विरोध करने का निश्चय किया। और लाला जो लाजपत राय थे, इन्होंने जो है विरोध करते समय इनकी जो है लाठियाँ इन पे पड़ी और कुछ दिनों में इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने कहाँ किया था? लाला लाजपत राय ने लाहौर में लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था। लाजपत राय, और बहुत लाठियाँ जो हैं इनके सर पे पड़ी और इन कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। और जो साइमन कमीशन की अनुशंसा पर ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाया गया था। तो जो गोलमेज सम्मेलन था, गोलमेज सम्मेलन था, ये साइमन कमीशन की अनुशंसा पर ही जो है बुलाया गया था। तो इसके 3 पॉइंट हैं कि 1928 में हुआ था। इसमें सर पैथिक लॉरेंस और सर अलेक्जेंडर 3 सदस्य थे। इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए
जो कांग्रेस ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया पूरे देश में। लाहौर में लाला लाजपत राय ने विरोध किया, उन पर लाठीचार्ज हुआ, यानी कि लाठियाँ पड़ी, और वो कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। और इसी की अनुशंसा पर जो है, साइमन कमीशन की अनुशंसा पर गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाया गया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में भारत में प्रचलित दलीय प्रणाली को निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने एक दल बल प्रणाली के रूप में वर्णित किया? तो ऑप्शन ए है कि भीखू पारिक, बी है मायरन वीरन, सी है ग्रेनविल ऑस्टिन, डी है रजनी कोठारी। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा रजनी कोठारी। रजनी कोठारी जो है ये प्रारंभिक वर्षों में ऐसा मानते थे कि जो दलीय प्रणाली है वो एक दल प्रबल प्रणाली के रूप में वर्णित किया था इन्होंने प्रारंभिक वर्षों में, कि एक दल की प्रधानता, क्योंकि उस समय कुछ वर्षों तक आज़ादी के बाद सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस पूरे देश में, चाहे वो राज्य स्तर की सरकार हो चाहे केंद्र स्तर की सरकार हो, कांग्रेस ही छाई हुई थी। तो रजनी कोठारी ने इसे एक दल प्रबल, यानी कि एक दल का प्रभाव प्रणाली जिस शासन में होता है, तो उस तरह की प्रणाली के रूप में जो है इसको वर्णित किया था रजनी कोठारी ने। वो इनके इन बातों से आगे और स्पष्ट हो सकता है कि ये कहते हैं कि भारतीय राजनीति ने एक दल की प्रधानता वाली स्थिति से निकलकर उस स्थिति में प्रवेश किया जिसमें विभिन्न दलों में प्रधानता प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। तो जब ये एक दल प्रबल प्रणाली जो है थोड़ा सा लूज होने लगी, थोड़ा सा ये कमज़ोर पड़ने लगी, तब ये उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अब जो है कि जो भारत की एक दल की प्रधानता है वो धीरे धीरे वहाँ से निकल करके और कई दल उसमें सत्ता में आ रहे हैं, प्रवेश हो रहे हैं, और कई दलों की प्रधानता वहाँ पे हो रही है। कई दल उसमें प्रतियोगिता में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो ऐसा रजनी कोठारी जी ने कहा था। तो आज के लिए बस 15 क्वेश्चन। तो यदि आपको ये वीडियो क्वेश्चन थोड़ा सा भी यूजफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी, और शेयर भी करें दोस्तों में। और अभी आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।